नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिफलित करे, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में कहा गया है कि जीवन सच्चा शिक्षक है, या सी के अंदर कहा गया स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, या डी के अंदर कहा गया है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जैसे कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिफलित है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो दिए गए वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं। वहीं पे आप इस क्वेश्चन को चाहे तो बाइलिंगुअल भी इधर पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पे बात किया जाए तो प्रगतिशील शिक्षा का आधार यह है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान या परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है वो किताबी ज्ञान पे या परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों, समाज और वातावरण से गहराई से जुड़ी होनी चाहिए। वहीं पे बात किया तो जॉन डुई के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का सही अर्थ बच्चों के अनुभव, समस्याओं और प्राकृतिक व सामाजिक संदर्भ से जुड़ना है। अगर थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो जब शिक्षा स्कूल के बाहर की दुनिया का प्रतिफलित करती है तब बच्चा जीवन से सीखता है, ना कि केवल किताबों से। बाकी ऑप्शन जैसे कि विकल्प बी में एक सार्थक विचार है लेकिन शिक्षा स्वयं ही जीवन है का सबसे उपयुक्त व्याख्या ऑप्शन ए में दी गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, जिसमें कहा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के बारे में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन ए में कहा गया कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या बी के अंदर कहा गया है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या सी के अंदर कहा गया है कि उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का सहयोग का समर्थन किया है, या ऑप्शन यहाँ पे डी के अंदर कहा गया है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन करेक्ट बात किया जाए तो यहाँ पे ए वाला जो यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, जो कि कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने नैतिक तर्क और वास्तविक नैतिक व्यवहार के बीच संबंध स्पष्ट की व्याख्या की है। उनके स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार बच्चों और वयस्कों का नैतिक विकास उनके तर्कशील निर्णय और व्यवहार के स्तर के अनुसार चरणबद्ध ढंग से होता है। कोहलबर्ग ने यह दर्शाया कि व्यक्ति का नैतिक तर्क उसकी नैतिक क्रिया का आधार बनता है, यानी व्यक्ति जैसा सोचता है वह उसके निर्णयों में परिलक्षित होता है। शेष विकल्प या तो सामान्य विचार व्यक्त करते हैं या मूल योगदान को लक्षित नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए ही करेक्ट रहता है। थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो ऑप्शन थर्ड के अंदर अर्थात क्वेश्चन थर्ड के अंदर कहा गया है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। अर्थात जो निकटवर्ती विकास होता है वो किसको संदर्भित करता है, तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, या उस चरण को जब अधिगम विकास संभव हो,
या डी के अंदर कहा गया उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। अब यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, जिसमें कहा गया है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा यहाँ पे है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात जिसको हम जेडपीडी कहते हैं, जो कि वाइकोल्स्की का सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि वह अंतराल जहां विद्यार्थी अकेले कार्य नहीं कर सकता परंतु मार्गदर्शन या सहयोग से पूर्ण कर सकता है। जेडपीडी बताता है कि सही समर्थन अर्थात स्कैफोल्डिंग मिलने पर बच्चा अपनी स्वायत्तता की ओर बढ़ सकता है और बाद में वह कार्य पूरी तरह स्वतंत्र रूप से कर सकता है। यह सकल संकल्पना अधिगम के उस क्षेत्र को दर्शाती है जहां शिक्षक या सहयोगी का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बाकी विकल्प जेडपीडी के इर्द गिर्द संबंध स्थित या बाद की अवस्थाएं पर मूल परिभाषा में ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसके अंदर कहा गया है कि एक उभयलिंगी व्यक्ति है, अर्थात एक जो उभयलिंगी होता है वो व्यक्ति कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया कि मैं रूढ़ और अहंकारी होने की आदत। बी में कहा गया समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करता है। सी में कहा गया स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। डी में कहा गया वे आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण का समायोजन होता है। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला इसका करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो उभयलिंगी व्यक्तित्व अर्थात जिनका एनहाइड्रस पर्सनालिटी होती है वह होता है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, मनोभाव या रुचि में पारंपरिक रूप से माने जाने वाले स्त्री और पुरुष दोनों गुणों का संतुलित समायोजन होता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं और किसी एक भूमिका की समीपता में बंधे नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, बी और सी गलत परिभाषा या संकीर्ण दृष्टिकोण दर्शाते हैं, जबकि डी विकल्प सही है। इस तरह उभयलिंगी व्यक्तित्व रचनात्मकता, नेतृत्व, करुणा, सहानुभूति जैसी विविध क्षमताओं को मिलाकर चलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसके अंदर कहा गया है कि बच्चे डैश 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 को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, अर्थात संस्कृत के द्वारा, ट्यूशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा या समाजीकरण। तो यहाँ पे जो ट्यूशन वाला ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा है, अर्थात बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे अगर डिटेल से बात किया जाए तो बच्चों के जीवन में लिंग भूमिकाएं समझने व ग्रहण करने में परिवार, संस्कृति, समाज, मीडिया और समाजीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ट्यूशन का मुख्य उद्देश्य केवल शैक्षिक सहयोग देना है, वह बच्चों को समाज में लिंग भूमिकाओं के संदर्भ में या व्यवहार सिखाने का माध्यम सामान्यतः नहीं होता है। परिवार, मीडिया, संस्कृत, समाजीकरण आदि द्वारा बच्चे लिंग से जुड़े अनेक व्यवहार, अपेक्षाएं, भूमिका आदि ग्रहण करते हैं। इसलिए ट्यूशन बी की वह विकल्प जिससे सबसे सामान्य बच्चे लिंग भूमिकाएं अर्जित नहीं की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा गया मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में एक यह है कि अर्थात वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज दैट कि ऑप्शन ए में कहा गया परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। बी में कहा गया वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। सी में कहा गया वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। वहीं पे डी में कहा गया उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। अर्थात मानकीकृत की बात किया गया तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो इसका रहेगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो मानकीकृत परीक्षणों की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि वे उस संस्कृति, भाषा और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके लिए वे बनाए गए हैं। यदि परीक्षण में ऐसे संदर्भ, शब्दावली या अनुभव शामिल हों जो केवल मुख्य धारा की संस्कृति के बारे में
के बच्चों के लिए आसानी से समझने योग्य हो तो अन्य पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अन्याय होता है। इससे परिणाम पक्षपाती हो सकते हैं और विविध सामाजिक संस्कृत समूहों के बच्चों की वास्तविक क्षमताएं नहीं मापी जा सकती। तो अन्य विकल्प ए, बी और डी कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं, पर सी जो है सबसे अच्छा यहाँ पे व्यापक और तत्कालिक और स्वीकृत आलोचना कहलाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कहा गया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि अर्थात एकाधिक यहाँ पे कहा गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट जो होती हैं वो थ्योरी क्या कहती है कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे बात किया गया है कि एकाधिक अर्थात जिनके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है उनका मुख्य सिद्धांत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। डिटेल से बात किया जाए तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार मनुष्य के पास केवल एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, बल्कि उसके पास कई तरह की बुद्धि या क्षमताएं होती हैं। इसमें भाषा, तार्किक गणितीय, दृश्य स्थानिक, शारीरिक गत्यात्मक, संगीतिक, अंतर्ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक आदि बुद्धियों का उल्लेख होता है। यह परंपरागत एक आयामी बुद्धिमत्ता IQ की अवधारणा को चुनौती देता है और विविध क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं को स्वीकार करता है। इसलिए डी की बात किया तो विकल्प यहाँ पे हमारा डी वाला करेक्ट बैठ जाता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो यहाँ पे कहा गया 8 नंबर में शिक्षक सीखने के लिए और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, किसका कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में क्या आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या बी में कहा गया बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनको सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या सी में कहा गया बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर पर जानने में, या डी के अंदर कहा गया बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट हो जाता है कि बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में किया जा सकता है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन का इस्तेमाल शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं को पहचानने और उसके अनुसार शिक्षण योजनाएं बनाने के लिए करते हैं। यह दोनों मूल्यांकन विधियां शिक्षक को यह जानने में सहायता देती हैं कि बच्चे को किस प्रकार शिक्षण सामग्री, गतिविधि या पद्धति की आवश्यकता है। बाकी विकल्प मूल्यांकन के विभिन्न उपयोग दर्शाते हैं, लेकिन दोनों का समायोजन डी में विस्तार पूर्वक स्पष्ट है। तो बच्चों की जरूरतों का विश्लेषण और तदनुसार शिक्षण की रणनीति का चयन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और वे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अर्थात यहाँ पे कौन सा सतत अर्थात यहाँ पे कंटिन्यूअस जो होता है कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है नॉट रिलेटेड मूल्यांकन से। तो ऑप्शन ए में कहा गया यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, या ऑप्शन बी में कहा गया या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, या इसे भारत के शिक्षा के अधिकार द्वारा अनिवार्य किया गया है, या कहा गया यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। देखो क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कहा गया, तो नहीं के साथ में ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला चला जाएगा, क्योंकि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए गलत का गलत सही होता है, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो सतत और वे मूल्यांकन था CCE का उद्देश्य बच्चों की बहुआयामी प्रगति को देखना, ना कि उन्हें लेबल करना। CEE अर्थात तो सतत और वे मूल्यांकन शिक्षा की समावेशी और सहयोगी प्रक्रिया है जो बच्चों की समग्र प्रकृति, अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धि एवं उसकी व्यक्तित्व आवश्यकता पर ध्यान देती है। बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना एक नकारात्मक दृष्टिकोण है और CE के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है, इसलिए यहाँ पे अन्य विकल्प A, C और D आपके गलत हो जाएंगे। केवल ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट बैठेगा।
अब यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश 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 के कारण हो सकती है, अर्थात सफल माता पिता के कारण, एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण के बीच। अब इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और सही क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।